ग्रेच्युटी एंड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। जैसा कि आपको पता है कि ग्रेच्युटी और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन जो है ये ग्रेच्युटी तो ग्रेच्युटी के नाम से ही होती है, वो चाहे गवर्नमेंट इदारों की हो या प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो। कम्यूटेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर दूं कि ये एक ऐसी स्कीम बाज़ औक़ात ऑफ़र होती है, जैसे पिछले दिनों गोल्डन हैंडशेक की एक स्कीम आई थी, तो उसमें आपसे ये कहा जाता है कि आप फ्यूचर बेनिफिट भी अभी ले लें और जॉब छोड़ दें। ठीक है, तो जॉब टर्मिनेट कर लें आप, और जितनी आपको पेंशन मिलनी है, ग्रेच्युटी जो कुछ भी आपको मिलना है, वो सारे का सारा हम आपको अभी पे कर देते हैं। तो ऐसी स्कीम अगर कोई ऑफ आती है तो उसको कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की ट्रीटमेंट के अंदर हम लेके आते हैं। बाकी ग्रेच्युटी है और इसके लिए क्लास 12 और 13 है लॉ का जो रेफरेंस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। अब इसका मैंने एक टेबुलर फॉर्म में, ताकि आपको आसानी से इनका कंपैरेटिव समझ आ जाए। ये वैसे कंपैरेटिव की भी एक डिमांड थी, हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें की हुई थी, तो ये उनके लिए भी है। सबसे पहले देखेंगे अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो ग्रेच्युटी लेता है या उसे कम्यूटेशन की ऑफ़र होती है, तो ये दोनों एग्जाम्प्ट हैं। तो ये आप जाके एग्जाम्प्ट वाले कॉलम में डालें और वेल्थ स्टेटमेंट भी जाके एग्जाम्प्ट शो कर सकते हैं। आगे आ जाती है अप्रूव्ड स्कीम। अगर अप्रूव्ड ग्रेच्युटी स्कीम है तो वो 3 लाख तक एग्जाम्प्ट है, और अगर अप्रूव्ड से मुराद यहाँ से FBR और कमिश्नर से अप्रूवल की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर ये अप्रूव्ड होती है तो उस सूरत में ये फुली एग्जाम्प्ट है कम्यूटेशन। अब आते हैं अनअप्रूव्ड। अगर वो FBR या रिस्पेक्टिव जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वहाँ से अप्रूवल नहीं मिलती, तो उस सूरत में ये दोनों सूरतों में, चाहे वो ग्रेच्युटी आप ले रहे हों या कम्यूटेशन ऑफ पेंशन ले रहे हों, ये 75,000 रुपया या 50% ऑफ द रिसीवेबल अमाउंट विच एवर इज़ लोअर। ठीक, तो जो लोअर वाला पार्ट है वो उसका एग्जाम्प्ट होता है, उससे ज़्यादा अगर आपको मिलती है तो वो टैक्सेबल हो जाती है। इसी तरह अगर अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फ़ंड किसी इदारे ने मेंटेन किया हुआ है तो उस सूरत में भी वो फुली एग्जाम्प्ट है, जितनी अमाउंट भी आपको वहाँ से मिलती है वो फुली एग्जाम्प्ट हो जाती है। तो ये थोड़ी सी ट्रीटमेंट्स थी, एक टेबल है जिसकी मदद से आप इनकी ट्रीटमेंट्स को समझ सकते हैं। अब आते हैं कि इनको डिक्लेयर कहाँ पे करना है। तो चूँकि ये एक टर्मिनेशन बेनिफिट है, ये जब आप जॉब छोड़ रहे होते हैं एट दैट टाइम आपको मिलता है। तो ये देख लें, सैलरी की टैब के अंदर आप देखेंगे प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ एन एडिशन टू पे, और आगे ब्रैकेट में लिखा इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट्स। तो अगर आपका फुली एग्जाम्प्ट है तो आप यहाँ पे इसको डालें टोटल अमाउंट में, और जितना उसका एग्जाम्प्ट है, अगर सारा एग्जाम्प्ट है तो आगे पैरेलल कॉलम के अंदर यहाँ पे जाके एग्जाम्प्ट की अमाउंट आप डाल दें, तो उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। यानी कि वो डिक्लेयर हो जाएगा लेकिन उस पर कोई टैक्स वैक्स नहीं होगा। और अगर आप समझते हैं कि वो पार्शली टैक्सेबल है तो टोटल अमाउंट यहाँ डालें, जितना उसका एग्जाम्प्ट वाला पोर्शन है वो यहाँ आप डालेंगे। लाइक अगर मैं 100 रुपया है, उसमें से 50 रुपया जो है वो एग्जाम्प्ट है, तो 100 रुपया टोटल वाले खाने में लिखें जाके, 50 अब यहाँ पे लिखेंगे, तो 50 अगले कॉलम के अंदर ये ऑटोमेटिकली उसको ऑफर फॉर टैक्स कर देगा। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं नीचे वेल्थ में। तो वेल्थ में इसका वही रोल है जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि रिकन्सिलिएशन टैब के अंदर अगर एग्जाम्प्ट है तो टोटली एग्जाम्प्ट वाले कॉलम में डालें, अगर उसका कुछ पार्ट नॉर्मल टैक्स के अंदर आ रहा है तो उसको नॉर्मल टैक्स में लिखें, यानी कि इसको रिकन्सिलिएशन में जाके लिखना लाजमी होता है। बाकी ऑटोमेटिकली ज़ाहिर है जब वो पैसे आते हैं, जैसे मैं आपको पिछली दफ़ा पेंशन में भी बता चुका हूँ, तो वो उससे आपका कोई ना कोई एसेट बढ़ता है, वो या तो आपका बैंक बढ़ेगा या आपका कोई ना कोई, तो वो वहाँ पे भी डिपेक्ट हो रहा होता है। यानी कि वो पर्सनल एसेट्स में उसका इम्पैक्ट होगा, लेकिन रिकन्सिलिएशन टैब के अंदर भी उसका होना ज़रूरी है।